पॉलिसी चॉइस जो है वो डिपेंड कर रही होती है ऑन इकोनॉमिक स्टैंडिंग, ट्रेड बैलेंस अलॉन्ग विद द पॉलिसी टूल्स ऑफ एक्सचेंज रेट रेजीम। क्या आपका एक्सचेंज रेट आपके कंट्री के इकोनॉमिक स्टैंडिंग पे और आपकी कंट्री किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ निगोशिएट करती है, आपका एक्सचेंज रेट की पॉलिसी उस पर डिपेंड कर रही होती है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट्स अवेलेबल होते हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ अपने अकॉर्डिंगली चूज़ करती हैं। फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अवेलेबल होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अवेलेबल होता है। और फिक्स्ड और फ्लोटिंग के मिडल पोजीशन पे मैनेज्ड और इन बिटवीन द फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अवेलेबल होता है, जो फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड दोनों के साथ कैरी हो रहा होता है। अब फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है कि जिसमें अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी जो है मार्केट बिहेव करती है और आपके एक्सचेंज रेट को डेवलप करती जाती है। मतलब आपकी करेंसी की डिमांड और सप्लाई आपकी करेंसी के एक्सचेंज रेट को डिफाइन करेगी इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट और इन इंटरनेशनल मार्केट। आपकी कंट्री अच्छा बिहेव कर रही है तो कंट्री करेंसी जो है अप्रिशिएट होती जाएगी और अदर करेंसी के अगेंस्ट उसका जो एक्सचेंज रेट है वो उस हिसाब से डिफाइन होता जाएगा। अगर आपकी करेंसी आपकी कंट्री की परफॉर्मेंस बुरी है तो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही होगी और इसी तरह एक्सचेंज रेट जो है आपका अदर कंट्री के अकॉर्डिंगली डिक्रीज होता जाएगा। डिफरेंट कंट्रीज हैं जिस तरह जापान है, यूएस है, जो कि फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को फॉलो करते हैं। अब फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है कि फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट डिसाइड करती है और जो है कंट्रोल ऑफ द वैल्यू ऑफ करेंसी जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है और गवर्नमेंट इंश्योर करती है that the currency will maintain its pegged value, the country's स्टैंडिंग और द बैंक और द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री जो है वो मेंटेन करेगा रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसीज इन गोल्ड और वो उन फॉरेन करेंसी और गोल्ड के रिजर्व्स के बिहाफ पर अपने करेंसी के एक्सचेंज रेट को मैनेज कर सकेगा। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट किस तरह बिहेव कर रहा होता है कि आपकी कंट्री से फॉर एग्जांपल चाइना है, वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि चाइना जो है वो से फॉर एग्जांपल 8 युआन पर डॉलर जो है वो डिसाइडेड है। अब चाइना की जो सेंट्रल बैंक है वो 8 युआन पर डॉलर पे अपने करेंसी को फिक्स रखता है और अपने पास डॉलर्स और गोल्ड का रिजर्व मेंटेन रखता है और उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाता है सो दैट जब भी किसी भी टाइम पर चाइना की करेंसी डेप्रिशिएट होने लगे और वो 8 युआन से इंक्रीज होकर 9, 10 और 11 पर मूव करना चाहे तो चाइना की गवर्नमेंट अपने पास मौजूद रिजर्व्स को सेल और बाय के फॉर्म में लेके जा सके और उन ट्रांजेक्शन्स के बिहाफ पर अपने एक्सचेंज रेट को वापस 8 युआन पर डॉलर पर मेंटेन कर सके। सो दिस इज़ द बेसिक वे जिसके थ्रू फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है वो कैरी किया जाता है। और जो आपका सेंट्रल बैंक है वो बाइंग और सेलिंग ट्रांजेक्शन्स में एंटर होकर रिजर्व्स के बिहाफ पर आपके सप्लाई और डिमांड कर्व को मेंटेन करता है। इन दोनों के अलावा एक ब्रेटन वुड्स सिस्टम था जो कि 1968-73 के बीच में था। ब्रेटन वुड्स सिस्टम में बेसिकली क्या था कि आपके करेंसी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट पैक्ड थी। आपकी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट थी और डॉलर किसके अगेंस्ट था? गोल्ड के अगेंस्ट। अब क्या हुआ कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है वो बेसिकली वाज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ अ फुली नेगोशिएटेड मॉनेटरी सिस्टम और एन ऑर्डर इंटेंडेड टू गवर्न मॉनेटरी रिलेशंस अमंग द इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब क्या हुआ कि शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ 2 वर्ल्ड वॉर्स था और विद द सेंस दैट फेलियर टू डील विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर had led to the second. So the concentration of power जो है जो कि उस वक़्त यूएस और ब्रिटेन के पास थी, दे हैव डिसाइडेड कि हमें कोई ऐसा सिस्टम फॉलो करना चाहिए जो कि हमारे करेंसीज़ को, हमारे एक्सचेंज रेट को और हमारी ग्लोबलाइजेशन को मेंटेन कर सके और ग्रेजुअली जो है वो इम्प्रूव कर सके। अब दो बेसिक जो है वो पार्ट्स थी जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1944 के बाद जो है वो अपेयर हुई थी, तो वो एक यूनाइटेड स्टेट और दूसरी ब्रिटेन।
अब हुआ क्या, यूनाइटेड स्टेट जो थी वो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 एज अ लेंडर ग्रो कर रही थी। मीन्स उसके पास सरप्लस मनी था और वो दूसरे कंट्रीज़ को जो है वो लेंड कर सकती थी। ब्रिटेन जो है वो बेसिकली द इफेक्टिव वन, जो कि नेगेटिव पोजीशन में था और उसको बोरो करने थे फंड्स। तो अब यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन ने क्या डिसाइड किया कि ठीक है, हम कोई ऐसा सिस्टम कंटिन्यू और कैरी करते हैं जो कि हमारी करेंसीज को ज़्यादा फ्लक्चुएशंस में ना लेके जा सके। सो दे डिसाइडेड कि आपकी करेंसी जो है वो पैक हो जाएगी अगेंस्ट यूएस डॉलर, और यूएस ने अपना डॉलर को गोल्ड के अगेंस्ट पैक कर दिया। एट दैट टाइम $35 पर आउंस जो थे वो पैक्ड हो गए विद अगेंस्ट द यूएस करेंसी। अब ब्रिटेन वुड सिस्टम तो डेवलप हो गया और ये भी डिसाइड हो गया कि आपका जो डॉलर है वो गोल्ड के अगेंस्ट पैक्ड होगा और आपके डिफरेंट अदर करेंसीज जो हैं वो डॉलर के अगेंस्ट होंगी। लेकिन इस सिस्टम को प्रॉपरली रन करने के लिए डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ चाहिए थी और ऐसी बॉडीज़ चाहिए थी जो कि ब्रिज कर सकते हैं रिलेशनशिप्स को डिफरेंट कंट्रीज़ के, और उसके अलावा उन ट्रांजेक्शन्स को स्मूथली कैरी कर सकें जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं अपनी कंट्री करेंसीज़ के रेलेवेंस में ट्रांजेक्शन्स को कैरी कर रही थी। अब आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो है वो उसके बाद डेवलप होना शुरू हुए। आईएमएफ बेसिकली 1945 में स्टार्ट हुआ और मार्च 1947 में उसने प्रॉपरली अपनी वर्किंग को स्टार्ट किया। आईएमएफ बेसिकली जो कीपर ऑफ रूल्स इनमें मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट जो है वो आईएमएफ के पास थी। अब कोई भी कंट्रीज़ हों वो आईएमएफ के से बोरो कर सकती थी और इसी तरह आईएमएफ डिफरेंट कंट्रीज से बोरो करके डिफरेंट कंट्रीज को फर्दर जो है वो लेंड कर देता था। टोटल जितना भी आईएमएफ किसी भी कंट्री को ऑफर कर सकता था वो किस चीज़ पे डिपेंड करता था, उस कंट्री के रिजर्व्स जो कि उसने आईएमएफ के पास रखे हुए होते थे उन पर डिसाइड होता था। और यूएस जो है वो 1/3 ऑफ ऑल आईएमएफ कोटास जो है वो एलिजिबल होता था। इट मीन्स कि अगर आईएमएफ के पास 3 बिलियन है तो यूएस उसमें से 1 बिलियन लोन ले सकता है, जबकि अदर कंट्रीज़ का ये रेट जो है वो बहुत नॉमिनल था। अब ब्रिटेन वुड सिस्टम जो है वो रन तो हो रहा था, लेकिन मोस्ट जो अथॉरिटेटिव कमांड थी वो किसके पास थी, वो यूएस के पास थी। सो द अदर कंट्रीज ग्रेजुअली उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करना शुरू की कि हम जितना मर्ज़ी वर्कआउट कर लें, हम जितना मर्ज़ी डेवलप होने की कोशिश कर लें, लेकिन हमारी करेंसी क्योंकि यूएस डॉलर के अगेंस्ट पैक्ड है और यूएस डॉलर फर्दर गोल्ड के अगेंस्ट, तो हमारी करेंसी कभी भी ग्रो नहीं कर सकेगी। तो ग्रेजुअली जैसे ही ये चीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ को रियलाइज़ होना शुरू हुई और उन्होंने नोटिस किया कि वो उनको जितना भी एफर्ट कर रहे हैं या जितना भी वो ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी जो कैपेसिटी है या जो उनकी बोरोइंग फंड्स हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, रीज़न बीइंग के डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट होती जा रही है। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया और इस सिस्टम से रिवर्ट करना शुरू कर दिया और रिटर्न टू कन्वर्टेबिलिटी आना शुरू कर दिया। सबसे पहले वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि हम इसमें नहीं जाएंगे, और फिर एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम हुआ जिसने कि हेजिंग और स्पेकुलेशन को वर्कआउट किया और इन कंट्रीज़ को हेल्प आउट किया कि ये कंट्रीज़ अदर देन द डॉलर भी वर्क कर सकें और अपनी मार्केट जो है वो डेवलप कर सकें। और फिर 58 के बाद 64 में जापान ने अपनी करेंसी को काफ़ी स्टेबलाइज पोजीशन में किया और उसके बिहाफ पर उसने भी इस ब्रिटेन वुड सिस्टम को निगेट किया। और द बेसिक रीज़न ऑफ डिक्लाइन ऑफ ब्रिटेन वुड सिस्टम वाज द डिक्लाइन ऑफ यूएस हेजेमनी, कि यूएस के पास यूएस वाज नो लॉन्गर द डोमिनेंट पावर, और इसकी वजह से ब्रिटेन वुड सिस्टम का जो है कलेप्स हो गया। अब एक्सचेंज रेट में जब आपकी करेंसी मूव कर रही होती है तो आपकी करेंसी अप्रिशिएट भी होती है, अप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी भी होता है, और करेंसी डेप्रिशिएट भी हो रही होती है, मींस डिक्रीज इन वैल्यू भी होता है। अप्रिसिएशन क्या होती है? अप्रिसिएशन इज अ करेंसी बिकम्स मोर वैल्यूएबल, फॉरेन करेंसी कॉस्ट लेस। डेप्रिसिएशन क्या होती है? अ करेंसी बिकम्स लेस वैल्यूएबल, फॉरेन करेंसी कॉस्ट मोर।
अब इस डिफरेंस को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं? से फॉर एग्जांपल करंटली जो डॉलर का रेट है वह ₹164.50 पर डॉलर, राइट? अब जब आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो रही होगी, आई एम डिस्कसिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पाकिस्तानी रुपी, तो अगर आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो रही होगी तो आप 164.50 से डिक्रीज करेंगे और आप 162.50 पे चले जाएंगे। इट्स मीन कि पहले आपको $1 परचेज करने के लिए 164.50 रुपीज़ देने पड़ रहे थे और अब आपको $1 परचेज करने के लिए 162.50 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। सो 2 रुपीज़ जो है वो आपकी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हुई है और आपको वो कम देने पड़ रहे हैं टू बाय द डॉलर। दिस इज एप्रिसिएशन। वेन एवर देर इज एन एप्रिसिएशन इन योर करेंसी तो एक्सचेंज रेट जो है, वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है आपकी, और आपकी कंट्री जो है वो मोर वैल्यूएबल हो जाती है और फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट आपको लेस करेंसी जो है प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसी तरह डेप्रिसिएशन कैसे होती है? से फॉर एग्जांपल अब करंट मार्केट रेट इज़ 164.50 और आपको पे करना पड़ता है 165.50। इट्स मीन के पहले कम देने पड़ रहे थे और अब ज़्यादा देने पड़ रहे हैं डॉलर को परचेज करने के लिए, तो आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हुई है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एप्रिसिएशन एंड द डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। कोई भी रीज़न हो, डिमांड एंड सप्लाई की हो, इंटरनेशनल मार्केट की डिफरेंट फ्लेक्सिबिलिटीज़ हो, इन्फ्लेशन है, आपकी कंट्री का इन्फ्लेशन है, या फिर ऑयल प्राइसेस हैं ग्लोबली, कोई भी चीज़ आपकी करेंसी की एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन पर इफ़ेक्ट कर सकती है और आपका एक्सचेंज रेट अकॉर्डिंगली सेट होता है। दिस इज़ द व्हाट वी कॉल द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है, किस तरीके से बिहेव करता है, और नॉमिनल और रियल एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, और एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी क्या होती है। दिस इज ऑल वी हैव टू डिस्कस इन दिस एक्सचेंज रेट लेक्चर। थैंक यू।